Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th theoretical physics lecture, the third chapter current and electricity। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर्स को देखा है, जिसमें ओम्स लॉ और रजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का फार्मूला, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और सेल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। आज हम लोग अपने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जो आज होगा दैट विल बी द 5th लेक्चर ऑफ द चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द किरचॉफ्स लॉ। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो क्या है? किरचॉफ्स लॉ। क्लास 12th को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्लास 12th, ओके। एंड थर्ड चैप्टर क्या है? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे और जो आज का टॉपिक होगा वो क्या नाम है इसका? किरचॉफ्स लॉ, ओके। किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ते क्यों हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, जब भी हमारे पास कोई सर्किट होता है, जैसे ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है, सपोज दैट दिस इज ए रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे सेल कनेक्टेड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ओके। यहाँ पे इस वाले ब्रांच में करंट कितना है, या यहाँ पे यहाँ इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है, यहाँ पे करंट कितना है। तो किसी भी सर्किट में किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज या करंट की वैल्यू बताने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना देता है। देखिए, किसी भी सर्किट में करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ प्रैक्टिकल मेथड। हम बस डायरेक्ट जाते हैं और ऐसे करंट मेज़र करना है तो अपना एमीटर ऐसे लगा देंगे, उसके बाद सीरीज़ में अमीटर अपना ऐसे लगा देंगे, तो उसमें अमीटर में जो रीडिंग बताएगा वही वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा मेथड है इसके अकॉर्डिंग, एनालिटिकल मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से। दूसरा मेथड किरचॉफ्स लॉ से। तो दूसरा हम लोग किरचॉफ्स लॉ से इसको बता सकते हैं कितना इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है। तो इसे किरचॉफ्स लॉ को हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लिख लीजिए कि किरचॉफ्स लॉ हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ओके। तो हेडिंग डाल दीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई वी यूज़ द क्वेश्चन, व्हाई वी स्टडी द किरचॉफ्स लॉ, ओके। तो इसमें लिखिए वी स्टडी किरचॉफ्स लॉ बिकॉज we study Kirchhoff's law because sometimes in the circuit in particular point or branch, the values of voltage or current is required. That's why Kirchhoff's law do this work easy. So we study the किरचॉफ्स लॉ, ओके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ को स्टडी करते हैं। तो आंसर में आप ये लिख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, कैसे हम लोग करंट निकालेंगे, कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, कितने टाइप्स का किरचॉफ्स लॉ होता है, अब आगे की स्टडीज़ में हम लोग इसको देखेंगे। आगे की स्टडी शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर होगा, एक अवेयरनेस बोल सकते हैं। इसकी पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास 12th में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी
इवन फ्यूचर में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है, करंट कितना है, किधर जा रहा है, इन सारी चीज़ों का सलूशन आज की क्लास में होगा। तो किरचॉफ्स लॉ अगर आप पढ़ लेते हैं तो करंट एंड वोल्टेज कहीं पे भी निकालने की ज़रूरत पड़ी तो आप तुरंत उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इस लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ये लेक्चर्स आप अटेंड करें तो करंट एंड वोल्टेज से रिलेटेड आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आंसर हो गया ना, चलिए नाउ वी प्रोसीड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। आगे लिखिए, नीचे कर, उसी के नीचे लिखिए जहाँ भी आपने लिखा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट क्या हो जाएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग केसीएल भी बोलते हैं, वी कॉल्ड द केसीएल आल्सो। एंड सेकेंड इज, दूसरा जो लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड दिस वोल्टेज लॉ इज आल्सो कॉल्ड द केवीएल। तो सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए, पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए किरचॉफ करंट लॉ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल। तो इसके लिखिए, सबसे पहले सिस्टम से चलेंगे हम लोग, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल, केसीएल हेडिंग डाल दीजिए बड़ी सी। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट में क्या है कि बहुत सारे वायर्स आए हुए हैं, ये देखिए, ये ओके। अब इस वाले वायर में इधर करंट जा रही है, इस वाले से वापस आ रही है, इससे भी वापस आ रही है, इससे जा रही है, इससे भी वापस, इससे भी वापस, इससे पॉइंट की तरफ जा रही है, इससे भी पॉइंट की तरफ जा रही है। सपोज करते हैं ये जो करंट नाम है I1, इसका नाम है I2, इसका नाम है I3, इसका नाम है I4, और इसका नाम है I5, I6, I7, I8, iPhone। चलो, तो समझ गए ना। देखिएगा, कुछ इसका मतलब ये हुआ, कुछ करंट किसी पॉइंट की तरफ जा रही है, कुछ करंट क्या हो रहा है, इससे दूर आ रही है। तो केसीएल कहते हैं, किरचॉफ कहते हैं इसको, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। किरचॉफ कहते हैं कि टोटल अलजेब्रिक सम, टोटल टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ all the current at any junction, at any point or any junction is equal to 0। ओके, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ टोटल जो सम है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। लेकिन साइन के साथ, यहाँ यूज हुआ है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है साइन के साथ। तो इसमें जो साइन मानने का ट्रेडिशन है, जो करंट पॉइंट की तरफ जाती है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जो करंट इधर जाती है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो इस लॉ को लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन, छोटा सा हेडिंग डालेंगे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होगा, पॉजिटिव, यहां लिखिए करंट टूवर्ड्स द पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। निगेटिव हम लोग कब लेंगे, जब करंट पॉइंट से दूर जा रहा है। तो करंट अवे फ्रॉम द पॉइंट। ओके, तो इनका कहने का मतलब है टोटल जो करंट का सम होगा वो क्या होगा, 0। तो केसीएल तो इसका मतलब, अब देखिए ये वाली करंट उधर जा रही है ना, तो करंट टुवर्ड्स द पॉइंट, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो सबको जोड़ना है, I1। अब दूसरी करंट ये देखिए I2, I2 किधर जा रहा है, पॉइंट से दूर जा रहा है। तो
जो अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है उसके लिए हम लोग निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -I2। I3 किधर जा रहा है पॉइंट की तरफ, तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे I3। अब I4 अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो -I4, और ये अवे -I5 -I6 और ये क्या जा रहा है, एक सेकेंड, ये देखो अवे जा रहा है ना, ठीक है। ये देखिए किधर आ रहा है पॉइंट की तरफ, ये भी पॉइंट की तरफ, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो +I7 +I8 क्या होता है 0। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग समेशन में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I1 to n, जितनी भी करंट होगी वो सब क्या हो जाएगी 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और दूसरी चीज़, इसको एक वर्ड में और बोल सकते हैं, ये आपको समझ में आया, यहाँ तक पूरी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, एंड या और करके लिखिए, और टोटल। दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा तरीका है केसीएल का, कैसे करेंगे, टोटल करंट अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए जंक्शन इज इक्वल टू करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो देखिएगा इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। अब I1 + I3 + I7 + I8 कितना हो जाएगा, I1 + I3 प्लस यहाँ देखिए I7 + I8 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा I2 I4 I5 I6 माइनस में, तो माइनस की क्वांटिटीज जब उधर चली जाएंगी तो क्या हो जाता है प्लस, तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा I2 + I कितना है I4 और प्लस I6 और I5। तो ये जो नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना, क्योंकि करंट का मतलब होता है फ्लोइंग ऑफ चार्ज, तो जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज चला जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे सारे लोग आ जाएं, ध्यान से देखिएगा, सारे लोग आ जाएं और जाने का रास्ता ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कभी भी करंट आ तो जाएगी लेकिन जा नहीं पाएगी, तो एक ही पॉइंट पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एक ही पॉइंट पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है करंट के केस में, ठीक है। तो इसलिए एक ना एक रास्ता जरूर होगा जाने का, अगर सारे डायरेक्शन से आ रहे हैं तो एक रास्ता जरूर होगा वापस जाने का, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी कि एक पॉइंट से सारी करंट चली ही जाए या एक पॉइंट पे सारी करंट आ ही जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स लॉ, ओके। और दूसरा चीज़ ये होता है कि किरचॉफ्स लॉ, यहाँ पे देखिए जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज वापस भी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किरचॉफ्स लॉ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो करता है, ओके। तो अब नीचे स्टार करके लिखिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब इसको लिखने के बाद नीचे स्टार करके लिखिएगा, इन द किरचॉफ करंट लॉ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉलो। तो नीट में पूछा जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस में फॉलो होता है, केवीएल में फॉलो होता है कि केसीएल में फॉलो होता है, तो आप क्या बताएंगे, केसीएल में फॉलो होता है, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। तो इन द किरचॉफ करंट लॉ, इन द किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉलो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉलो। तो ये लॉ ध्यान रखिएगा, टोटल एडिशन हमेशा क्या हो जाएगा 0। अभी इसी का इस्तेमाल करके हम लोग सर्किट में करंट वगैरह निकालेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखते चलें, ठीक है। तो टोटल आपका ये क्या हो जाएगा 0। अब दूसरा हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, क्या होगा, केवीएल। दूसरा जो लॉ है किरचॉफ का वो क्या है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जैसे अगर कोई क्लोज सर्किट होता है, ये सर्किट है हमारे पास ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेश बोलते हैं या लूप बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसको मेश बोलेंगे या लूप बोलेंगे। ये जो क्लोज सर्किट होता है तो इसको मेश भी बोल सकते हैं और लूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो केवीएल क्या कहते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं कि किसी भी एक मेश में, या जो मेश हम कंसीडर कर रहे हैं, हम मेश बड़ा भी ले सकते हैं, मेश हमारे ऊपर होता है, हम कौन सा ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये या इन दोनों को हटा के आप डायरेक्ट यही लिखिए। देखिए इसमें 3 मेश होंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये, आप पूरा मेश भी इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इनका कहना यह है कि किसी एक मेश में इनका कहना यह है कि किसी एक मेश में टोटल वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है E1 और ये क्या है E2। आप ये वाला मेश ले रहे हैं तो यहाँ से जब आपका वोल्टेज चलेगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, तो टोटल इसमें जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सम इजकल टू 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द केवीएल इन एनी मेश और लूप टोटल algebraic sum of voltage are always क्या हो जाएगा, 0, always 0, ओके। तो इस मेश में तो टोटल हम लोग इसको क्या लिखेंगे, V इक्वल टू 0, VI, I इक्वल टू 1 to N। मतलब अब जैसे यहाँ पे E1 है, यहाँ पे ले लो V1, V2, V3, V4। तो इस वाले मेश की अगर हम बात करें ABCD, तो मेश ABCD में देखिए, ABCD में क्या हो जाएगा, मेश ABCD में E1 प्लस E1 और ये माइनस होगा V1 और ये क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा 0। प्लस माइनस कैसे आया इसको अभी हम बता रहे हैं। देखिएगा, लेकिन फाइनली टोटल सम तो है। देखिए ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन को दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस कैसे आया इसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला रूल हम लोग बैटरी के लिए लिखेंगे। बैटरी और सेल कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। जैसे वहाँ करंट के लिए कब पॉजिटिव कब निगेटिव, यहाँ भी तो वोल्टेज के लिए कब पॉजिटिव कब निगेटिव लेना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बैटरी के लिए हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, जैसे ये बैटरी है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी ये, तो अगर हमारी करंट पॉजिटिव से निकल रही है, अगर हम लोग अपने करंट को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, पॉजिटिव से निकलती हुई करंट अगर ऐसे जा रही है, तो वोल्टेज हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो वोल्टेज इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसको डायग्राम बनाते भी चलेंगे हम लोग अगर हमारी करंट का डायरेक्शन हम लोग इधर ले रहे हैं I, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बोलिए, निगेटिव हो जाएगा। समझ गए। अगर करंट तो पॉजिटिव से करंट निकलेगी तो वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे, अगर निगेटिव से करंट निकलेगी तो वोल्टेज निगेटिव लेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग इधर से ऐसे करंट लेते हैं तो हम लोग बैटरी का क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर करंट ऐसे लेते हैं, इधर अगर करंट आ जाएगी तो हम लोग -E1 ले लेंगे, ओके। समझ आ रहा है ना। बैटरी के लिए ये रूल हो गया। अब रजिस्टेंस के केस में क्या होता है इसको देखेंगे। बैटरी के लिए लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग रजिस्टेंस के लिए चलते हैं। सेकंड आ जाएगा रजिस्टेंस के लिए।
यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए रजिस्टेंस, कब हम लोग इसका ले लेंगे, रजिस्टेंस का करंट किधर जाएगा। रजिस्टेंस में देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायरेक्शन लेंगे, जैसे ये एक हमारा जो डायरेक्शन होगा, एक होगा मेंटल डायरेक्शन, इसको बोल सकते हैं मेंटल डायरेक्शन। मतलब ये एरो आपके ऊपर है, आप एरो किधर बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एरो इधर बना दिया। सर्किट सॉल्व करते टाइम हम लोग इसका सिग्निफिकेंट पे बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही देखिए। मान लीजिए आपने इस पे एरो ऐसे बना दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंटल करंट। ओरिजिनल करंट आप सपोज यहाँ से यहाँ लेके चल रहे हैं, तो अगर मेंटल करंट और ओरिजिनल करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो रजिस्टेंस में वोल्टेज निगेटिव लेते हैं। तो अब यहाँ मेंटल डायरेक्शन किधर है, इस साइड, और ये कॉन्वेंशनल करंट किधर आपने ले लिया, कॉन्वेंशनल करंट। मेंटल आपके ऊपर है, आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। तो अगर आपने मेंटल इधर ले लिया, कॉन्वेंशनल भी मेंटल के डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है किसी भी रेजिस्टेंस में, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो वहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज विल बी निगेटिव। और अगर करंट आई है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर। ओके, इट इज क्लियर। नाउ इफ करंट रेजिस्टेंस में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मेंटल डायरेक्शन इधर है, कॉन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोगों ने मेंटल के अपोजिट ले लिया, अब इधर ये कॉन्वेंशनल का डायरेक्शन इधर ले लिया और मेंटल किधर है, उस साइड है। ये देखिए दोनों केस बना लीजिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेंटल इधर है, कॉन्वेंशनल इधर है, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट वोल्टेज हम लोग, इसका रेजिस्टेंस आर है, वो पॉजिटिव लेंगे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, अक्रॉस आर इज क्या हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर। बहुत बेसिक रूल है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लेंगे। और दूसरा और करंट जो होता है, जैसे यहाँ पे सपोज दैट रेजिस्टेंस है, और ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसको आप लिखिए, तीसरा पॉइंट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा जो करंट होती है ना, जैसे यहाँ पे वोल्टेज VA है, यहाँ पे VB है, तो हमेशा जो करंट होगी वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है। अगर वोल्टेज VA का ज़्यादा है, इसका 5 है, इसका 3 है, तो हमेशा आपकी करंट इधर फ्लो होगी, फ्रॉम VA टू VB। तो इसलिए जिसका वोल्टेज ज़्यादा होता है और वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ आपकी करंट फ्लो होगी। तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ वोल्टेज कम है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और इसका रेजिस्टेंस है R। तो ओम्स लॉ के हिसाब से लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू I इंटू R, ये ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमेशा हम लोग ये देखेंगे हमारी करंट हाई से लो की तरफ जा रही है, लो से हाई की तरफ जा रही है। इफ आवर करंट इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो वोल्टेज, then the voltage drop across resistance R will be the positive, and that would be like I into R, and this relation is valid when VA greater than VB. Okay, and the direction of the current is from VA to VB, और करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, VA टू VB हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। तो इस तरह से हम लोग करंट के डायरेक्शंस को निकालेंगे। और किसी सर्किट में अगर देखिए, जैसे मान लीजिए इसी सर्किट में दो करंट है, इधर से भी आप लेके आ रहे हैं, इधर से भी लेके आ रहे हैं, तो वहां पे करंट कैसे डिवाइड होगा उसको हम लोग जब इसकी एनालिसिस करने लगेंगे तो वहां पे हम लोग इसको बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा करंट, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो प्लस माइनस कब लेना है ये बात समझ में आ गई ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके आगे बढ़ेंगे और किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एनालिसिस करेंगे, अपना एक सर्किट बनाएंगे, थ्योरेटिकल उसकी एनालिसिस करेंगे और KVL और KCL जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ अप्लाई करेंगे। तो इस लॉ को हम लोग थोड़ा सा
लिखना चाहेंगे, क्या लिखे, इन एनी मेश और लूप टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज आर ऑलवेज जीरो। इसको लिख लीजिए वी आर इक्वल टू जीरो। एक नोट करके लिख लीजिए, नोट नोट, हाँ, इन द केवीएल इन द केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोज। इन द केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलो। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवीएल के केस में होल्ड होता है, केसीएल के केस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, केवीएल के केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब आपका एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। मतलब इसी सर्किट में अगर एक ना एक सोर्स जरूर होगा, बिना सोर्स के कोई भी एक लूप बनेगा ही नहीं। इस लॉ का मतलब यह भी होता है कि बिना, अगर आप जैसे मान लीजिए एक लूप बना रहे हैं, आप इसमें करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो एक ना एक सोर्स आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन हर लूप में आपको वैलिड होना चाहिए। तो एनर्जी जब होगी तभी तो खर्च करोगे, जब एनर्जी कहीं पे होगी ही नहीं तो कहाँ से इसमें करंट आ रही है, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी लूप शुड हैव ए एनर्जी सोर्सेस। ओके, तो ये था हमारा पूरा अबाउट द केवीएल एंड केसीएल। अब इनका यूज हम लोग करेंगे, इन सब चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। आगे हेडिंग डाल दीजिए, एनालिसिस ऑफ एनी मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस या फाइंडिंग द करंट इन एनी सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। चलिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इन लॉज को नोट करिएगा क्योंकि इसी का मेन यही सब है, यही दोनों, इन्हीं का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, और इनके सॉल्यूशंस सारे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल लेक्चर्स, न्यूमेरिकल सीरीज हम अलग से इसको बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चंस वहाँ पे हम अच्छे से डील करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले चलेंगे। ये प्योर थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं, इसमें ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल का बात नहीं करेंगे, लेकिन फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल के सिस्टम अधूरा रहता है, तो बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ना। चलिए एक हम लोग सर्किट एनालिसिस करते हैं। चलिए एक सर्किट एनालिसिस यहाँ पे लिखेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लेंगे, इसका नाम होगा R1। यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे जिसका वोल्टेज होगा E1, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा लिया जाए R2। यहाँ पे भी इसका नाम दे दिया जाए R3, R2 इसको दीजिए, इसको R2 देते हैं, इसको R3 देते हैं, इसको R4, यहाँ पे एक सेल लगेगा, इसको R4, R5, इसको E2। ध्यान से इसको हम लोग देखेंगे, A B C D E F, जिसके बीच में चाहिए, सबके बीच में हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, फिर आप जो ब्रांच में बोलेंगे यहाँ वोल्टेज कितना है, ई एफ के बीच में तो वो भी बता सकते हैं, ई डी के बीच में वो भी बता सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे सारे के सारे ब्रांच में हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेट करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग मेश एनालिसिस, ये आपका मेश है, कौन सा, ये मेश 1 है और ये मेश 2 है। तो मेश 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें एक मेंटल डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो मेश 1 में हम मेंटल डायरेक्शन ऐसे डिसाइड करते हैं, ये मतलब करंट, मेंटल वाली जो करंट है वो ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, इसमें भी जो करंट हम लोग ले रहे हैं वो कैसी है, क्लॉकवाइज। ओके, तो फॉर द सॉल्यूशन, द मेंटल डायरेक्शन
the mental direction we have assumed in both the mesh in clockwise direction. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या लिया, मेंटल डायरेक्शन ले लिया। चलिए सबसे पहले मेश 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेश 2 को सॉल्व करेंगे। तो मेश 1 को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, अप्लाइंग द केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मेश 1। ठीक है, चलिए मेश 1 में अब यहाँ पे हम लोग अपना करंट लेके चलेंगे। ये I1 सपोज करते हैं, यहाँ पे जो करंट है इस वाली सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, I1। इस वाली सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है I1, और इधर से जो करंट हम लोग ले रहे हैं, हम लोग अब इसमें करंट ले रहे हैं इधर से, तो इसमें जो करंट ले रहे हैं वो कितना है, I2। तो इस वाले सर्किट में जो करंट है I2, लेकिन किधर, अब कॉन्वेंशनल करंट I2 का हम लोग देखिए इसमें इधर ले रहे हैं और इसमें इधर से ले रहे हैं। तो ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे। तो पहले इसमें हम लोग इस वाले में अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बैटरी में देखिए, बैटरी में किधर से करंट निकल रही है, पॉजिटिव से। तो जब बैटरी में पॉजिटिव से करंट निकल रही है तो बैटरी का वोल्टेज कितना लेंगे, E1 प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे प्लस E1। अब देखिए मेंटल डायरेक्शन और कॉन्वेंशनल डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। तो और करंट क्या है, I1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस I1 इंटू R1। तो जब दो रजिस्टेंस में करंट सेम होती है, कन्वेंशनल एंड मेंटल, तो वहाँ पे निगेटिव हो जाता है। तो माइनस I1 इंटू R1। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें तो दो करंट चल रही है, ये वाली करंट और ये वाली करंट। तो देखिएगा यहाँ से जो करंट आई I1 और ये वाली करंट भी तो इसमें है, तो टोटल ये वाली करंट देखिएगा I1 और I2। लेकिन यहाँ पे I2 जो करंट है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये जो इसका मेंटल डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन ये करंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। और ये किधर जा रहा है, बोलिए, ये किधर जा रहा है, इधर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा प्लस I1, देखते रहिए, I1 प्लस I2 इंटू R2, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि हम लोग ये वाला फॉलो कर रहे हैं। तो जो फॉलो करेंगे इसमें देखिए, इधर मेंटल डायरेक्शन, इधर कन्वेंशनल डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और ये I1 करंट इसमें भी आ जाएगी। तो इसमें मेंटल डायरेक्शन इधर जा रहा है, कन्वेंशनल भी इधर जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों डायरेक्शन इसमें भी सेम है। तो माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। यही तो हमारा KVL है। अब इसको हम लोग I1 और I2 में स्प्लिट कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये चीज़ हम लोग जब उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस I1, ये लिखिए R1, माइनस I1 इंटू R2, माइनस I2 इंटू R2, माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो माइनस, अब माइनस सबका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, I1 कॉमन ले लेंगे तो I1 R1 प्लस R2 और प्लस I2 कितना है, R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 E1। तो ये जो इक्वेशन हमारा बना I1 और I2 के बीच में, तो ये कौन सा है, फर्स्ट मेश के कारण बना है। हम लोग ये वाला मेश का एनालिसिस कर रहे थे, इस वाले इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग अप्लाई करते हैं KVL इन मेश 2। तो अप्लाइंग द KVL, इसी वजह से यहाँ पे हमने माइनस लिया है। अप्लाइंग द KVL इन मेश 2 इन मेश सेकेंड। मेश सेकेंड में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग अपनी जो कॉन्वेंशनल करंट है उसको हम लोग बैटरी से किधर से निकाल रहे हैं, इधर से। तो बैटरी प्लस में लिखी जाएगी,
अब देखिए मेंटल डायरेक्शन किधर है, नोट करिएगा। देखिए मेंटल डायरेक्शन इधर है और उसके बाद हमारी जो कॉन्वेंशनल करंट है वो किधर जा रही, इस साइड। तो मेंटल और कॉन्वेंशनल क्या है, अपोजिट। तो जब अपोजिट होंगे तो हम लोग यहाँ पे प्लस I2 इंटू R4 करेंगे, प्लस होगा क्योंकि दोनों अपोजिट है, रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आएंगे मेंटल किधर है, ऊपर की तरफ, कॉन्वेंशनल किधर है, नीचे की तरफ। लेकिन अब हम लोग इधर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो I2, इसमें कौन सी करंट आ रही थी, I1, तो I2 प्लस I1, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 प्लस I1 इंटू क्या हो जाएगा R2, और उसके बाद फिर ये करंट इधर चली जाएगी तो प्लस प्लस I2 इंटू R5 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस इसलिए लगाए क्योंकि मेंटल इधर जा रहा है और कॉन्वेंशनल इधर आ रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगा देंगे और इक्वल टू 0। अब I1 और I2 को ये उधर चला जाएगा। I1 को हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इंटू R2 प्लस I2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, I2 ले लें, R2 प्लस R4 प्लस R5, R2 प्लस R4 प्लस R5, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन 2 या E2। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए इक्वेशंस हो गए। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग क्या ले लेंगे 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब देखिए I1 और I2 लीनियर इक्वेशन हो गए इन टू वेरिएबल्स, किस में, I1 और I2 में, I1 और I2 में। तो जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी ओके, तो I1 यहां से देखते हैं, I1 ब्रैकेट में क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस I2 कितना है, I2 इंटू R2, R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1। ये दोनों इक्वेशन को अब यहाँ पे लिखिए, आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस I1 एंड I2 इज डिटरमिन्ड। ठीक है, अब आप बताइए I1 और I2 आपको पता चल जाएगा। अरे भाई जैसे मान लीजिए ये 3x है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 9। ये वैल्यू आप x और y की नहीं बता पाएंगे, आराम से बता लेंगे, है ना। तो x और y की वैल्यू मतलब I1 और ये सब वैल्यूज आपको पता रहेंगी, तो आप तुरंत I1 I2 की वैल्यू निकाल लोगे। बस सिंपल इक्वेशन तो हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लाइन का इक्वेशन टाइप का है ये, तो आराम से बता लेंगे। तो कहने का मतलब I1 और I2 तो आप बता लेंगे ना। अब आपको करंट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो कौन सी करंट है I1, यहाँ भी कौन सी करंट I1, यहाँ I2, यहाँ I2, यहाँ कौन सी करंट I1 प्लस I2, यहाँ जो करंट है I1 प्लस I2 ऐड कर दीजिए। अगर I1 प्लस I2 इधर आ रहा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इधर, I1 प्लस I2 अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब करंट उधर जाएगी, इस वाली ब्रांच में, समझ गए। तो इसका मतलब I1, अगर I1 तो देखिएगा इफ I1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो करंट किधर जाएगी, इधर ही जाएगी, जिधर कॉन्वेंशनल है उधर जाएगी। तो करंट क्या हो जाएगा, A B E F, और अगर I1 क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो करंट वही उल्टा हो जाएगा, F E B A। और अगर I2 आपका कितना आ गया, मान लीजिए भाई पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज तो आती रहती हैं, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो जिधर आपकी करंट I2 जा रही उधर ही आपकी करंट रहेगी। तो DCBE, और अगर I2 क्या आ गया, निगेटिव, तो कितना हो जाएगा, EBCD। ठीक है, और अगर I1 प्लस I2 कितना आ गया, पॉजिटिव, तो करंट हमारी कैसी जाएगी, B से E, तो BE। और अगर I1 प्लस I2 क्या आ गया, निगेटिव, तो करंट कैसी जाएगी, E से B। ठीक है तो आप जिस ब्रांच में कहिए
उसी ब्रांच में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए, करंट एंड वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, इस मेथड से, वोल्टेज लॉ अप्लाई करके, केवीएल अप्लाई करके। तो कोई भी आपका ब्रांच होगा सब में आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, बेसिक मेथड था कि कैसे हम लोग किसी भी सर्किट के इक्वेशन को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी इसके आगे की चीज़ें हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको तुरंत हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तुरंत आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम लोग फिर से इस पे एक लेक्चर से लेकर टॉपिक क्लियर कर देंगे। तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग यहीं पे थ्योरी इसकी थोड़ी सी ख़त्म करते हैं। बाकी क्वेश्चंस में हम लोग इसके बहुत सारे लगाएंगे, क्वेश्चंस में हम लोग डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं कि बस यहीं पे छूट गया, पूरा जीरो से लेके पूरा हम लोग कंप्लीट तक इसको कवर करेंगे सारी चीज़ें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना अच्छे से अच्छा समझाया जा सकता है मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप घबराइए मत, बस आप कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर्स में। अगला जो हमारा टॉपिक है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, मीटर ब्रिज है और व्हीट स्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है। तो अभी 3 टॉपिक हैं, तो मैंने सोचा है कि सब पे अलग अलग लेक्चर्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अच्छे से उनको भी एक्सप्लेन किया जा सके। उनमें भी कनेक्शंस हैं कि कैसे कनेक्ट करके क्या चीज़ें निकाली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे अब आपसे अगले लेक्चर्स में। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।